वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSET के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन पर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते समय हमें किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका दृष्टिकोण रहेगा वो यू का रहेगा। देखिए, यू का इसलिए रहेगा क्योंकि आप उसे आप कहकर संबोधित करेंगे। यू का मतलब आप भी होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। वी मतलब हम तो कह नहीं सकते, आई मतलब मैं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। यहाँ पे देखिए सी का मतलब वो होता है, तो इसमें से कुछ नहीं कहा जाएगा। यू इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 32। एक्सलेटर के एक मिश्रण में स्पिरिट और केरोसिन का अनुपात 1:3 है। एक्सलेटर मिश्रण है, इसमें स्पिरिट है और स्पिरिट के साथ साथ केरोसिन है। इसका अनुपात दिया है 1:3, मतलब अगर स्पिरिट 1 है तो केरोसिन कितना है, 3 है। मिश्रण में 15% अशुद्धि है, ठीक है, जो न तो केरोसिन है और न ही स्पिरिट है। मतलब जो 15% की अशुद्धि है इसमें कुछ और पदार्थ होगा। स्पिरिट की मात्रा जो है 8 के वर्ग से 13 कम है। देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। इसमें से 13 कम कर दीजिएगा तो बचेगा 51। जो स्पिरिट है ना वो 51 है, 1 की वैल्यू 51 है, तो 3 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू देखिएगा 153 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जैसे जोड़ेंगे तो 204। देखिए 204 लीटर जो मिश्रण आया, अब ये पता है कितने प्रतिशत है, ये सिर्फ 85% है। क्यों? क्योंकि 15% तो कुछ और है, तो आप 100% का मान निकाल लीजिएगा। 204 जो है ये 85% का मान है और आपसे पूछा जा रहा है 100%। इसे हल कर दीजिएगा, यहाँ पर 20 आएगा, ये काटेंगे 17 आएगा, 17 से ये काटेंगे तो 12 आएगा, 12 में 20 का गुणा कराएंगे तो 240 लीटर। जो मिश्रण है ये 240 लीटर का है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आपने यूपी PCS 2025 या फिर 2026 को टारगेट किया है तो कोर्सेज चल रहे हैं। आप 2025 के लिए भी कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, 2026 के लिए भी। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न दिया है, यदि हानि 25% की हो तो विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पे हानि दिया है 25%। 25% का अगर भिन्नात्मक मान रखेंगे तो 1/4 होगा। ठीक, जब भिन्नात्मक मान रखा जाता है तो जो नीचे हर होता है डिनोमिनेटर, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो नॉमिनेटर होता है ये प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस है। देखिए कॉस्ट प्राइस है 4, लॉस है 1 रुपये का, तो जो सेलिंग प्राइस है कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचेंगे तभी हानि होगा। अब पूछा जा रहा है कि जो क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 4/3 गुणे 100। 400 में 3 का भाग करेंगे तो 133.33 आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है और 12 वर्षों में 3200 रुपये हो जाती है। तो मूलधन कितना है आपको ये बताना है। देखिए 4 वर्ष में राशि कितनी हो जा रही है, 2400 रुपये हो जा रही है, और 12 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 12 वर्ष में 3200 हो जा रही है। अब इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पर समय का डिफरेंस है 8 वर्ष और जो ब्याज का डिफरेंस है ये 800 है। 8 वर्षों में 800 का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 100 रुपये का, सीधी सी बात है। और 4 वर्षों में 400 का ब्याज मिलेगा। तो देखिए जो 4 वर्षों में 2400 रुपये हुआ है ना, इसमें 400 रुपये ब्याज का है, तो ब्याज का निकाल दीजिए। 2400 रुपये कुल अमाउंट है, 400 इंटरेस्ट है, माइनस कर देंगे तो आपको मूलधन मिलेगा जो कि 2000 रुपये है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, x + 1/x बराबर 4 है, तो आपको बताना है x - 1/x का मान क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, फार्मूला पता रहेगा आप तुरंत आंसर टिक कर पाएंगे। फार्मूला क्या होता है, अगर कभी भी x + 1/x बराबर n दिया हो और आपसे पूछा जाए x - 1/x बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है √n² - 4। देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आएगा, 16 में से 4 घटाइएगा, करड़ी में 12। अब करड़ी में 12 को अगर आप सही करेंगे तो आप इसमें देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 दिया हुआ है तो 2 दूना 4
और त्याई 12, ये इसका पेयर हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 करड़ी में 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2√3 विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 दिया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा, फोटो की ओर इशारा कर रही है और सरोज बोल रही है, वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। सरोज का उस महिला से क्या संबंध है? देखिए, एक फोटो को इशारा कर रही, सरोज बोल रही है कि वह जो है ना, जो फोटो की महिला है क्या है, मेरे बेटे की पत्नी, ठीक, की पुत्री की माता। बात समझिएगा, बोला क्या जा रहा है, मेरा बेटा है, ठीक, इसकी पत्नी है, की पुत्री है और इसकी माता, मतलब ये खुद महिला है। अब ये महिला कौन है? मेरे बेटे की पत्नी है, तो सरोज क्या हो जाएगी? सरोज उसके लिए सास हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सरोज का जेंडर नहीं क्लियर है, सरोज महिला है कि पुरुष नहीं पता है, इसलिए सास या ससुर दोनों हो सकता है। अगर स्पष्ट होता कि महिला है तो फिर क्या हो जाती? सास हो जाती। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सुभी का जन्मदिन 27 अप्रैल को होता है। सुभी नाम की कोई बच्ची है, इसका जन्मदिन 27 अप्रैल को है, ठीक है। उस दिन गुरुवार था, ठीक, 27 अप्रैल को जिस दिन सुभी पैदा हुई उस दिन गुरुवार था। यदि शिवन्या का जन्म उसी वर्ष 20 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, शिवन्या है, ये 20 अक्टूबर को पैदा हुई है, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देखिए, 27 अप्रैल जो है, 27 अप्रैल का दिन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा दिन है? ये है गुरुवार। गुरुवार का मतलब थर्सडे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसी वर्ष 20 अक्टूबर को क्या होगा, ठीक है। देखिए, 27 अप्रैल से आपको 20 अक्टूबर तक आना है। पहले मई में देखिए, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और 20 अक्टूबर तक आना है, तो यहाँ पर 20, ठीक, ये अक्टूबर का 20, अभी अक्टूबर लिखते फिर बाद में 20 लिख लेंगे, ठीक, अक्टूबर हो गया। देखिए, 20 दिन यहाँ पर, इसके ऑड डेज 2, अगस्त के ऑड डेज 3, जुलाई के 3, जून के 2 और मई के 3। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 से 30 अप्रैल देखेंगे तो 3 दिन यहाँ पे मिलेगा, तो अप्रैल महीने में 3। अब ये ओवरऑल ऑड डेज हैं, यहाँ से आप 7 से भाग दे लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, सबको जोड़िएगा, 7 से भाग दीजिएगा, ऑड डेज मिल जाएंगे। देखिए, 20, 3 23, 3 26 और 2 28, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, 3 3 6 और 2 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो एक ऑड डेज आएगा। एक ऑड डेज का मतलब गुरुवार से एक आगे बढ़ेगा, शुक्रवार। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38 दिया है, घड़ी द्वारा प्रदर्शित समय 12:25 है, तो दर्पण में इसका समय क्या होगा? देखिए, जब कभी भी समय का मिरर इमेज निकालना होता है तो उसे 12 से या फिर 11:60 से माइनस करते हैं। अगर ये 24 घंटे वाले फॉर्मेट में रहेगा, मतलब 12 से ऊपर रहेगा, तो इसे 24 या फिर 23:60 से माइनस करेंगे। तो देखिए, इस समय को हम 23:60 से घटाएंगे, 23:60, इसमें से घटाएंगे 12:25। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए, 12:25 घटाएंगे तो ये 35 मिनट यहाँ पे आ गया और ये 11, तो 11:35 ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया 39, 5 पेय पदार्थों, कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, माजा और थम्स अप है, ठीक है। सभी में चीनी की अलग अलग मात्रा है। पेप्सी में चीनी की मात्रा बाकी पेय पदार्थों की मात्रा से अधिक है। जो पेप्सी है ना, इसमें चीनी सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब जितने भी आएंगे सब इससे कम होंगे। फ्रूटी में चीनी की मात्रा केवल माजा से अधिक है। देखिए, जो फ्रूटी है ना, इसमें खाली माजा से अधिक है और सबसे क्या है? कम है। मतलब जो फ्रूटी है, देखिए, इसमें सिर्फ माजा से अधिक है और बाकी सबसे कम है, ठीक। तो और सबसे कम है मतलब और 2 लोग यहीं पर आएंगे। थम्सअप में चीनी की मात्रा कोका कोला से अधिक नहीं है। देखिए, थम्सअप जो है ना, उसमें कोका कोला से अधिक नहीं है, मतलब कोका कोला से कम है। तो कोका कोला यहाँ पर और थम्सअप यहाँ पर। सेट हो गया पांचों ड्रिंक। पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे अधिक, तो दूसरा कौन है? कोका कोला है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40 दिए, आपको सही तरीके से मिलान करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए मिलान करते। देखिए, सकारात्मक तनाव, जो पॉजिटिव स्टेट होता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म का होता है, ठीक, अल्पकालिक। जो नकारात्मक तनाव होता है ये दीर्घकालीन होता है। तो 2 यहाँ पे देखिए, इस 2 के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले के साथ 2 मिलेगा और दूसरे के साथ 1 मिलेगा, तो ये 2 विकल्प एलिमिनेट हो गए। अब इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, इसके बाद ये सामाजिक तनावकारी तत्व। तो जो सामाजिक तनावकारी तत्व है, ये कार्य संबंधी असंतोष। अगर कार्य में आपको संतोष नहीं तो सामाजिक तनावकारी तत्व बनेगा। तो यहाँ से विकल्प सी सही हो जाएगा, इसके आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 41 दिए, ई सरकार, मतलब जो ई गवर्नमेंट है, इसके सकारात्मक बिंदु क्या है? ई गवर्नमेंट का सकारात्मक बिंदु क्या है, मतलब इससे क्या क्या फायदा है? पहला पॉइंट, भ्रष्टाचार की कम संभावना, बिल्कुल सही है। देखिए, ई गवर्नमेंट का मतलब हर चीज़ ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन है तो चीज़ें रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगी, तो भ्रष्टाचार नहीं होंगी, पहली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। दूसरा, विभिन्न सूचनाओं और सेवाओं का कुशल और प्रभावी कार्य, ये भी सही है, क्योंकि ये जब भ्रष्टाचार कम होगा तो कुशल होगा, प्रभावी होगा।
साइबर अपराधों की अधिक संभावना, इससे तो नहीं बनती है। प्रणाली निर्भरता, ये भी नहीं है। तो इसमें देखिए अगर सकारात्मक बिंदु की बात करें तो सकारात्मक बिंदु कौन कौन से, पहला और दूसरा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों तो नकारात्मक है, तो इसलिए भाई इसकी बात नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 42 दिया, प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के संबंध में सही कथन आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सही है। प्राधिकार के तहत एक व्यक्ति का यह कानूनी अधिकार होता है कि वो अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखे। बिल्कुल सही है। जो आपके सबऑर्डिनेट है, जो अधीनस्थ है, उन पर नियंत्रण रखना है, पहला सही है। प्राधिकार प्रकृति में निरपेक्ष है, क्योंकि इसे कभी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है भाई, दूसरा पॉइंट गलत है, तो केवल एक इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43 दिया है, उत्तरदायित्व के बारे में कथन चुने। आपको बताना है कि उत्तरदायित्व के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए उत्तरदायित्व प्रकृति में लचीला है और इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे आप ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होता है जब कुछ अधीनस्थों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। बिल्कुल सही है। जो अधीनस्थ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, इनको जब अपने जो सीनियर्स हैं उनके आदेशों का पालन करना है तो उत्तरदायित्व बनेगा। केवल दूसरा सही है, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीकरण के संबंध में गलत कथन चुने। आपको बताना है कि केंद्रीकरण के संबंध में कौन सा गलत है। पहला दिया है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हमेशा संगठन के शीर्ष अधिकारी में निहित होती है। बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण का मतलब है पूरी शक्ति एक आदमी के पास आ जाना, तो इसमें जो अंतिम निर्णय होगा, जो शीर्ष अधिकारी होगा वही लेगा। बिल्कुल सही है। संगठन के बुनियादी कार्य निम्न स्तरों पर, मध्य और शीर्ष स्तरों की देखरेख में किए जाते हैं। बिल्कुल सही। जो शीर्ष स्तर है वो देखरेख करेगा। तो गलत बताना है तो कोई गलत नहीं, दोनों सही है, तो उत्तर बनेगा न तो एक और न ही दो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45 यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छा यहाँ से अंग्रेजी स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अंग्रेजी की क्लास अब हम लोग अंग्रेजी की जो मतलब ये वीडियो होगी इसके बारे में हम लोग अलग चीज़ों को देखेंगे, मतलब अगली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्रश्न संख्या 45 और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।